हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज, जो कि स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए हम पढ़ा रहे हैं। और ये हमारा पैटर्न रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी 2024 नाटो समिट? 2024 का नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूएसए, सेकंड है इटली, थर्ड है स्पेन, फोर्थ है फ्रांस। देखिए इसका जो आंसर है तो आप गेस करिए कहाँ हो सकता है ये होगा यूएस के वॉशिंगटन डीसी शहर में। ठीक है, यूएस का एक शहर है वॉशिंगटन डीसी। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न, यूएस का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक ये शहर है वॉशिंगटन डीसी। और ये किस, ठीक है, और बेसिकली ये 75th एनिवर्सरी मनाई जाएगी नेटो की। नेटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 1949 में। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन which was established on the basis of a treaty which is namely this. It is an intergovernmental military alliance. ये एक अंतर सरकारी सैन्य समूह है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी देता है। इट प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, which says that if if a country is attacked by another country, then the entire group, which comprises almost 32 countries, will retaliate. इसकी शुरुआत हुई थी 12 देशों के साथ। 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके। 12 कौन कौन से हैं? यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से, लाइक बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, यूएस, यूके, नीदरलैंड एक्सेट्रा। वर्तमान में से कुल 32 मेंबर हैं। हाल ही में दो कंट्रीज जुड़ी इसमें। फर्स्ट इज 31st इज फिनलैंड, 32nd इज स्वीडन। ओके, यहाँ तक सही है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, stipulates that an attack on one member country will be considered an attack on all the member countries. किसी एक देश पर अगर दूसरा देश, कोई बाह्य देश आक्रमण करता है तो उस आक्रमण को जो नेटो सदस्य हैं वो सभी अपने ऊपर मानेंगे कि उन पर किया गया अटैक है, और उसके जवाब में वो उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, नेटो का एक उद्देश्य और क्या है? इट वर्क्स इन द क्राइसिस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। जो क्राइसिस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हेल्प करना, साथ ही कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करना। तो इस तरह के युद्ध होने की संभावनाएं होती है, कोई झड़प हो उसको अवॉइड करना। एंड पीस कीपिंग इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व में अनेक स्थानों पर शांति स्थापित करने का भी कार्य नेटो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चार नाम हमारे सामने हैं। फर्स्ट वन इज मिस्टर राजेंद्र कुमार बब्बर, सेकंड रतन कुमार केश, थर्ड इज चंद्रशेखर घोष, फोर्थ इज संदीप बख्शी। देखिए इसका राइट आंसर है रतन कुमार केश जी। प्रेजेंट में है का कार्यकाल 9 जुलाई तक खत्म हो रहा है, 10 जुलाई से ये को चेयर करेंगे, इंटरिम सीईओ होंगे। The Board of Private Sector Lender Bandhan Bank on Saturday approved the appointment of Ratan Kumar Kesh as an interim MD and CEO effectively from 10th of July। 10 जुलाई से ये इसके अंतरिम प्रबंध निदेशक बन जाएंगे, साथ ही इसके अंतरिम प्रबंध निदेशक के साथ ही सीईओ भी होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। तो बंधन बैंक एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर शुरुआत हुई थी इसकी इन द ईयर 2001। So Bandhan Bank started its working in the year 2001 as a microfinance company. Microfinance company क्या होती है? The company is
which provide less than 1 lakh rupees as a loan. ठीक है, 1 लाख रुपए से कम का जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो कंपनीज कहलाती हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. अब क्या होता है, इन दी ईयर 2014 में आरबीआई के द्वारा इसे एज ए कॉमर्शियल बैंक की तरह रिकॉग्निशन मिल जाता है एज ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अंडर दी सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. सेकेंड सेक्शन है आरबीआई 1934 के एक्ट का, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया बेसिकली बिलोंग करता है कोलकाता से. ईस्टर्न इंडिया से कोई बैंक बनने वाला भारत का पहला बैंक है बंधन बैंक, जो कि 2014 में बनाया गया, रिकॉग्नाइज किया गया आरबीआई के द्वारा. हमने जैसे पहले बात की, व्हाट आर द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज? दीज आर द कंपनीज, दीज आर द फाइनेंशियल कंपनीज दैट प्रोवाइड अ लोन विच इज नॉन एज स्मॉल लोन्स. छोटे लोन दिए जाते हैं टू द पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंक, कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं हो या जिनकी बैंकिंग सुविधाएं हैं वहाँ तक पहुँच नहीं है, उस तरह के लोगों को ये इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं. और भारत में देखा जाए, ऐसे लोन जो कि जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है उन्हें कहा जाता है माइक्रो लोन्स. या ठीक है, नेक्स्ट इज इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. देखिए, ऐसे लोग जिनको लोन नहीं मिल रहा है उनको लोन देना, जिससे क्या होगा, इट विल इम्प्रूव दी फाइनेंशियल इंक्लूजन विच ऑल्सो इनेबल्स द पीपल, द पर्सन और द ग्रुप्स विच आर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम दीज बैंक, दे कैन बिकम, दे कैन कम आउट फ्रॉम दी पॉवर्टी, कि वो गरीबी से रेखा से ही बाहर आ सकते हैं. साथ ही उनका जो इनकम लेवल है उसे इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था इस तरह के लोन लेती है तो वो कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करेगी तो उसे इनकम भी होगी, प्रॉफिट भी होगा, तो इस तरह से पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे और उनका इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा. साथ ही साथ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका वो भी एनहेंस होगा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज द 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ. ये पूछा गया है कि 16 वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये किया गया है दिसंबर 2023 में. के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, किन की अध्यक्षता में बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है सुमन के बेरी जी. देखिए, सुमन बेरी जी जो हैं ये वाइस चेयरमैन है ऑफ नीति आयोग. ओके, तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड. सेकंड इज अरविंद विरमानी, ये भी एक मेंबर हैं नीति आयोग के. ओके, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है. थर्ड इज अरविंद पनगड़िया, ये का करेक्ट आंसर है. और ये भी पहले अरविंद पनगड़िया जी वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के फ्रॉम 2015 टू 2017. राइट. फोर्थ ऑप्शन है पीवीआर सुब्रमण्यम. देखिए, ये अभी वर्तमान में सीईओ हैं नीति आयोग के, सीईओ ऑफ नीति आयोग. राइट. हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इस जगह से, कि सुमन बेरी जी हैं वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, अरविंद पनगड़िया जी हैं वो वर्तमान में 16th फाइनेंस कमीशन 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं वो हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं. ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में. द 16th फाइनेंस कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, कि भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें कि नीति आयोग के अर्स्ट वाइल वाइस चेयरमैन थे मिस्टर अरविंद पनगड़िया जी, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है. ठीक है, और द नीति आयोग, सॉरी, द फाइनेंस कमीशन हैज बीन requested to make recommendations available by October 31st 2025. और इस वर्तमान वित्त आयोग से निवेदन किया गया है कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो 31 अक्टूबर 2025 तक सरकार को मिल जाए,
और इसका जो पीरियड होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 टू नेक्स्ट 5 ईयर्स। 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए इस आयोग के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुल 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। दीज ऑल आर अपॉइंटेड बाय दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट की है। तो 4 मेंबर हैं अपॉइंट किए गए। एक अजय नारायण झा जी हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, रंजन राज्याध्यक्षा जी हैं और सौम्या कांति घोष। देखिए इसमें 4 मेंबर में से जो सौम्या कांति घोष जी हैं वो पार्ट टाइम मेंबर है, बाकी 3 मेंबर फुल टाइम मेंबर होंगे इसके। अब हम बात करें स्पेसिफिक टर्म क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका 16th फाइनेंस कमीशन का, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसे कहा सकते हैं। इनका बेसिक काम क्या रहेगा इस आयोग का। तो फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताए कि जो सरकार टैक्स अर्न करती है उसको किस तरह से डिवोल्यूशन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, किस प्रकार से कि राज्यों को ग्रांट्स इन एड दी जाएगी, वित्तीय सहायता किस प्रकार दी जाएगी, उसका क्या आधार हो सकता है वो बताया जाएगा इस कानून के द्वारा। साथ ही कि लोकल बॉडीज़ हैं हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है और पंचायतें हैं, उनको किस तरह से फंड दिए और राज्य इसके लिए कैसे फंड एलोकेट करें। ठीक है, और एक साथ ही इसके साथ एक नया काम इसको सौंपा गया है विच इज़ रिव्यूइंग डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अंडर दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 की जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके बारे में भी इस तरह से आपदा प्रबंधन को फाइनेंस करने के लिए किस प्रकार से सरकार प्रयास करे उसके बारे में भी पहली बार इनसे राय मांगी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि है हु इज़ द न्यूली प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के वर्तमान में नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, कौन निर्वाचित हुए हैं। हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ के पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसके बाद इलेक्शन की बात चल रही थी, तो अभी इलेक्शन हुए हैं, उसमें बताना आपको कि इनमें से कौन इलेक्शन जीते हैं। देखिए ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, ये तो पहले ही काट दीजिए आप, ये तो भारतीय नागरिक है और हाल ही में हमने पढ़ा है कि ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। फर्स्ट इज सईद जलीली, ये देखिए चीफ ओपोनेंट थे, इनको हरा करके एक व्यक्ति बने हैं नए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो है हमारे मसूद पेजेशकियन। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। एक इसमें नाम आएगा आपको देखने में महसा अमीनी, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम आंसर के डिस्कशन में। इसका आंसर क्या हुआ, नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मसूद पेजेशकियन। ओके, तो क्या होता है कि ईरान के फर्स्ट वर्ल्ड प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, ही वॉज डाइड ड्यूरिंग ए हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन 19 ऑफ 19 मई में एक दुर्घटना में इब्राहिम रईसी जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे उनका देहांत होता है। उसके बाद से इलेक्शन ड्यू थे और वो इलेक्शन कराए गए हैं। ईरान में ऐसा लोग कि नेक्स्ट डेज में ही इलेक्शन कराए जाते हैं, किसी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट के डेथ होने पर, उनकी सीट वैकेंट होने पर, तो 50 दिन में इलेक्शन करा दिए गए हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। अब हम बात करते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट के बारे में। जिस प्रकार से भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, माननीय राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट, बट ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में क्या है, वहाँ की अल्टीमेट अथॉरिटी है वो है सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के अयातुल्ला अली खमनेई, एक धार्मिक गुरु हैं, उन्हें कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब उन्हीं की डिसीजन से ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है काम करते हैं। तो ईरानियन प्रेसिडेंट इज नॉट हेड ऑफ स्टेट, वो उस राज्य के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष नहीं होते हैं। कौन होते हैं, द सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली, जो कि पिछले 35 सालों से इस सीट पर हैं, एंड ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस द काउंसिल ऑफ इस्लामिक क्लेरिक्स। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि एक हमने नाम पढ़ा था महसा अमीनी जी का, बहुत यंग गर्ल थी वो, अबाउट 21 ईयर्स, 22 साल की महिला थी, एक लड़की थी। और ईरान में क्या है कि फ्रॉम 1979 एक ईरान में एक रिवॉल्यूशन हुआ था अगेंस्ट दी
यूएस बैक्ड मोनार्की, यूएस द्वारा समर्थित वहाँ मोनार्की थी, राजतंत्र था, उसके विरोध में वहाँ के लोगों ने उसका अ, विरोध किया और नई सरकार बनाई जिसे कहा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। एक नया कंट्री इसको अपना नाम दिया, आज से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। और उस समय क्या होता है कि के बाद से सॉरी 1979 के बाद से ही वहाँ पर जो है हिजाब है उसे मैंडेटरी कर दिया गया। हिजाब हमारे कल्चर में है, महिलाओं को हिजाब पहनना होगा। तो 2006 में क्या होता है कि एक मॉरलिटी पुलिस नाम से एक बनाई जाती है फोर्स, गश्त ए इरशाद और गाइडेंस पेट्रोल का ये काम होता है कि ये पता करना कि महिलाएं जो वहाँ के नैतिक नियम हैं, धार्मिक कानून है, उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, पब्लिक अपीयरेंस में महिलाएं हिजाब पहन रही है या नहीं पहन रही, को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसका काम ये था। लेकिन क्या होता है कि हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये आवाज़ उठी और वहाँ के नागरिकों ने इसका विरोध भी किया कि हिजाब पहनना इतना मैंडेटरी क्यों है। और जब 22 वर्षीय लड़की को महिला को उठा लिया गया पुलिस के द्वारा और लगभग 72 घंटों बाद उनकी डेथ हो गई, उसके बाद बड़ा न्यूज़ में रहा ये इस मॉरलिटी पुलिसिंग जो ईरान में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड कृत्रिम एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म? किस कंपनी के द्वारा कृत्रिम एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज उबर, सेकंड इज ओला, थर्ड इज रैपिडो, फोर्थ इज स्विगी। देखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ओला। क्या है, हमारी एक इंडियन कंपनी है। आपने कभी ना कभी इस कंपनी की सर्विसेज को यूज़ किया होगा। ओला कंपनी है जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, भारतीय एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा बेंगलोर में इस कंपनी की स्थापना के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कृत्रिम एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि चाहते हैं, इनके ऑनर चाहते हैं कि हम ऐसा क्लाउड बनाएं जो कि हर किसी भारतीय के लिए, जो डेवलपर हैं के लिए भी हेल्प करे और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन दे। ठीक है, द कृत्रिम एआई एन इंडिजिनस एआई मॉडल was developed by the बेंगलुरु बेस्ड कृत्रिम एसआई डिजाइंस। कृत्रिम एसआई डिजाइन नाम की कंपनी है जो कि ऑन करते हैं ओला सीईओ भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल ओला कंपनी के ऑनर हैं और कृत्रिम एआई प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। हाल ही में क्या हुआ है कि कृत्रिम ने लॉन्च किया है अपना एआई क्लाउड सर्विस जिसे कहा जाता है कृत्रिम क्लाउड, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो डेवलपर्स और एंटरप्राइजेज हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, जो अलग अलग कंपनीज हैं, उनको हेल्प करना क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करके विद मिनिमम कॉस्ट। इनका ऑब्जेक्टिव था कि लो कॉस्ट पर हम ऐसी क्लाउड सर्विस देंगे जो कि किसी कंपनी के लिए, किसी यूजर के लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, कृत्रिम के जो है दो कंपोनेंट है, दो क्लासिफिकेशन है। पहला है बेस मॉडल विच विल बी यूज बाय दी एंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स, कि अगर नए नए एप्लीकेशंस बनाने हो, एप्लीकेशन पैकेज इंटरफेस बनाना हो, उसके लिए अलग अलग कंपनीज और अलग अलग डेवलपर्स इसका यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड वन इज कृत्रिम एआई प्रो, इट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। जो भी किस प्रकार की समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं का यूज़। एक नया फैक्ट और है कि हाल ही में जो गूगल मैप्स है, गूगल मैप है, आप जानते हैं दैट गूगल मैप्स आर वाइडली यूज बाय एवरीवन। ठीक है, गूगल मैप जो है इनके साथ इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। इनका मानना है कि हम हर साल गूगल मैप को लगभग 100 करोड़ रुपए फंड कर रहे हैं टू यूज़ इट्स गूगल मैप सर्विसेज। तो इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ गए हैं कि अब हम जो है हमारा खुद का ओला मैप्स है, इन हाउस ओला मैप इन्होंने खुद बनाया, डेवलप किया है। इसको हम आगे से अपने प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करेंगे। जो राइडर्स हैं इनके वो ओला मैप्स ही यूज़ करेंगे। काफ़ी प्रिसीजन से बना है ये ओला मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? हाल ही में कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार किसको? तो देखिए चार नाम दिए गए हैं और चारों ये हैं हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं।
ठीक है, मिस्टर भरत कुमार, अजय पात्री, कृतिक मिस कृतिका पांडे और संजना ठाकुर। तो चारों जो ये नाम दिख रहे हैं हमें, ये सारे हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं। शॉर्ट स्टोरी क्या हो सकती है? ऐसी स्टोरीज जो कि लगभग 20 से 25 पेज बुक होती है, जिसमें छोटी कहानियाँ होती है, किसी इंसिडेंट पर हो सकती है, तरह की किताब है ये। अब हम बात करते हैं कि संजना, इसका आंसर है संजना ठाकुर, जो कि बॉम्बे से बिलोंग करती हैं। ही हैज़ won the Commonwealth Short Story Prize of 2024, और उन्होंने जीता है कितना? 5,000 यूरो भी एक राशि उनको दी। उनकी बुक का नाम क्या है? उनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? ऐश्वर्या राय। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा आप। ऐश्वर्या राय नाम की शॉर्ट स्टोरी, उसके लिए संजना ठाकुर जी को अवार्ड मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली भारतीय राइटर हैं, ही इज़ दी थर्ड इंडियन राइटर। तो पहले दो कौन से लोग हैं जिनको ये मिला है? इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो हुई है 2012 में। द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2012, और इसमें 2016 में भारत के हैं पाराशर कुलकर्णी जी, उनको अपनी शॉर्ट स्टोरी थी काउ एंड कंपनी, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। पाराशर कुलकर्णी जी हैं, उनको दिया गया है काउ एंड कंपनी के लिए। और 2020 में कृतिका पांडे हैं, उन्हें मिला है द ग्रेट इंडियन टी एंड, 2020 में उनको मिला है कृतिका पांडे जी को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। ठीक है, अब बात करें हम इस प्राइज की, तो इस बार भारत से 3 राइटर जो हैं को शॉर्टलिस्ट किया गया था। पहले थे अजय पात्री, कर्नाटका से हैं, इन्होंने राइट की थी स्टोरी, इनकी स्टोरी थी मदर में आई। भरत कुमार है, इन्होंने इनका ये बिलोंग करते तमिलनाडु से, इनकी स्टोरी का नाम था थम्बी थम्बी। संजना ठाकुर इनका नाम, ये मुंबई से बिलोंग करती, इनका नाम था, इनकी स्टोरी का नाम था ऐश्वर्या राय। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। विच एडिशन ऑफ आईसीसी विमेंस एशिया कप विल बी हेल्ड श्रीलंका दिस ईयर? इस साल श्रीलंका में आईसीसी का विमेंस एशिया कप आयोजित होने वाला है। उसी की बात की गई है कि ये एशिया कप जो है वो कौन सा एडिशन होगा? 11वां, 9वां, 8वां, 10वां, 11th, 9th, 8th और 10th? आंसर हमारा ऑप्शन बी। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि आईसीसी विमेंस एशिया कप की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2004। ये है इसका 9th एडिशन। कब हो रहा है? 2000। ठीक है, टोटल 8 एडिशन तक हो चुके हैं इसके, जैसे 7 जो हैं वो जीते हैं इंडिया ने। तो आउट ऑफ 8 editions of women's Asia Cup, 7 are won by India, 1 by बांग्लादेश। एक जीता है बांग्लादेश ने, बाकी 7 एडिशन जीते हैं भारत की टीम ने। हाल ही में इसके लिए हमने टीम की डिक्लेरेशन की है, जिसकी कैप्टन होंगी हरमनप्रीत कौर जी और वाइस कैप्टन होंगी स्मृति मंदाना जी। ठीक है, और ये जो आयोजन होगा विमेंस एशिया कप का, ये होगा T20 फॉर्मेट में, 20-20 ओवर के मैच खेले जाएंगे। देखिए कि बांग्लादेश टीम एकमात्र टीम ऐसी है जिन्होंने 2018 में इंडिया को वुमेन्स एशिया कप में डिफीट किया। मतलब देखा जाए तो 8 बार अब तक ये एशिया कप हुआ है, 8 के 8 बार इंडिया जो है, इंडियन टीम फाइनल खेलने गई है। ठीक है, इंडियन टीम जो है फाइनल्स में खेली है। 9th एडिशन होगा श्रीलंका में, 8 एडिशन हो चुके हैं, 7 भारत ने जीते हैं और 1 जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 29 समिट है, COP29, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, अजरबैजान, स्विट्जरलैंड। तो आप बताइए कहाँ हो सकता है ये? ठीक है, देखिए ब्राज़ील इसमें नहीं है, कजाकिस्तान में हमने देखा SCO की समिट हुई है, स्विट्जरलैंड यहाँ भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है अजरबैजान। अजरबैजान में जो है अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, यहाँ पर इसका COP29 का आयोजन किया जाएगा। okay? तो द 2024 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विच इज़ नॉन एज UNFCCC
29. It will be convened in the Baku, the capital city of Azerbaijan in November 2024. नवंबर 2024 में COP 29 की समिट कहाँ होगी? अजरबैजान के बाकू शहर में। अब क्या है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट विल डिसाइड द न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल अमाउंट। देखिए क्या है कि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में फंड चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो उसमें किस देश के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा, उस पर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो इस समिट में क्या डिसाइड किया जाएगा? व्हाट विल बी द न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स ऑफ द ह्यूमन मेंबर्स, और ये कहाँ डिसाइड होगा? COP 29 समिट में, जो होने वाली नवंबर 2024 में अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये COP 29 हो रहा है, इसके पहले COP 28 हुआ था। ये कहाँ हुआ था? UAE के दुबई में। ठीक है, और इसमें क्या डिसाइड किया गया था? दैट वी विल फेस transitioning from fossil fuel and we will increase our renewable energy by 3 times till 2030. 2030 तक हमारी जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है वो खत्म करनी है, और हमारी नवीकरणीय ऊर्जा पर डिपेंडेंस है, उसकी जो हमारे कैपेसिटी है उसको बढ़ाए कितना करना है? 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ाना है हमें 2030 तक। ये हमारा इसमें टारगेट रखा गया। और COP 27 उससे पहले हुआ था हमारा इजिप्ट के, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में। शर्म अल शेख शहर ध्यान रखिएगा इजिप्ट का। यहाँ पर COP 27 हुआ था। यहाँ पर एक फंड बनाया गया, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, 3 बातें ध्यान रखनी है। COP 27 हुआ है शर्म अल शेख शहर जो कि इजिप्ट में है, वहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। COP 28 हुआ UAE के दुबई में, जहाँ बात की गई है फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करना, रीन्यूएबल एनर्जी को 3 टाइम्स हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है 2030 तक। और COP 29 होने वाला है अजरबैजान के बाकू में नवंबर में। जैसे हमने बात की है कि इस तरह की बात क्यों की जा रही है कि न्यू कलेक्टिव, जो हमारे न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स हैं, ये क्या होंगे? देखिए बेसिकली क्या है ना, एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प है, जिसके बारे में डिसाइड किया जाएगा कौन कौन सा देश कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, किस अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होती है? दीज आर द लार्ज इन्वेस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू टेक सम एक्शंस। ऐसे एक्शंस लेना जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करे, कम करे, और के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट कर पाएँ, अनुकूलन कर पाएँ। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन, उसका उत्सर्जन को रोकना। कैसे करेंगे हम? नए पेड़ पौधे लगाएं, साथ ही जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है, रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर, बायोमास एनर्जी, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, ये हमारे तरीके हो सकते हैं मिटिगेशन के। साथ ही सेकंड टर्म है अडेप्टेशन। इसका मतलब होता है अनुकूलन, कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना। बट यहाँ क्या है, इसका मतलब है कि इस प्रकार के एक्शंस कैरी आउट करना जिससे कि क्लाइमेट चेंज का मिनिमम इम्पैक्ट हो, टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको कम से कम करना। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज होता है, उससे क्या होता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट होगी, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आइस मेल्ट होने से क्या होगा? सी लेवल राइज करेगा, समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द कोस्टल कंट्रीज, जो तटीय देश है वहाँ नुकसान पहुंचेगा। तो वहाँ हम क्या करें? सॉरी, कि हम वॉल्स बनाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो कि इस सी राइजिंग सी लेवल को से लोगों को नुकसान ना पहुंचे। ये होता है अडेप्टेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज यूएनएफसीसी?
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1992, ठीक है, विच मैंडेटेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज will contribute to face the climate change and they will provide financial assistance to the developing world। कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति होती है, उसमें जो ज़्यादा एडवांटेज मिला है किसको मिला है, जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं उनको। तो ये उन पर जिम्मेदारी बनती है कि जो नुकसान उन्होंने पर्यावरण को पहुंचाया है के एवज में वो विकासशील देश हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से असिस्टेंस दें। वो क्या होगा, वो होगा फाइनेंशियल। ठीक है, ये बात की गई कॉप यूएनएफसीसी ऑफ 1992 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ समिट कहते हैं। एज वेल एज रियो समिट। इन द ईयर 2010 ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज आल्सो स्ट्रक्चर्ड, कि 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्लाइमेट चेंज को फाइनेंस करना, कि किस प्रकार की हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, क्लाइमेट चेंज जो है मिनिमम हो, इसका इम्पैक्ट कम से कम हो, और उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो हमने देखा कि दो तरह की मैंने बात की। तीसरा है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ COP21 में 2015 में COP21 समिट होती है पेरिस में, और वहाँ ही कहा गया डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देंगे, और इसे एक्सटेंड करके कर दिया गया है 2025 तक डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं इतना फंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए अपनी तरफ से देंगे। अब हम बात करते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल के बारे में। व्हाट इज इट? इट इज़ ए न्यू एनुअल फाइनेंशियल टारगेट प्रपोज्ड इन दी COP21 इन 2025, कि भाई 2015 में COP21 होती पेरिस में, उसमें डिसाइड किया गया कि 2025 के बाद किस तरह से क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जाएगी, किस तरह के हमारे गोल होंगे, वो हमारा न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये किस प्रकार से जो हमारे विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, किस प्रकार से फंड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, जिससे कि क्लाइमेट चेंज से वो डील कर पाए। ठीक है, यहाँ कुछ 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। पहला है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। देखिए ये नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है, ये 16th एडिशन है भारत और मंगोलिया के बीच में। इट इज़ द 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है मेघालय के उमरोई में। एंड कहाँ होगा ये? फॉरेन ट्रेनिंग नोड में। कब से कब? 3 से लेके 16 जुलाई तक। 16th एडिशन है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में। और ये कब से कब हो रहा है? ये हो रहा है 3 जुलाई से 16 जुलाई तक। इज बीइंग हेल्ड एट दी मेघालय में। व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज? प्रकार के जो अभ्यास होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एनहेंस द जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी। जो दोनों सेनाओं की, दोनों देशों की सेनाएं हैं, उनके मध्य कंपेटेबिलिटी को बढ़ाना, कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। साथ ही टू कैरी आउट काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज और ऑपरेशंस इन सब अर्बन और सेमी अर्बन एज वेल एज हिली टेरिटरीज। कि ये दो सेनाएं इस प्रकार के अभ्यास इसलिए कर रही हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह से आतंकवाद विरोधी हम जो ऑपरेशन है इस प्रकार से हम चला सकें, उसके इसलिए समन्वय को बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार ये जो हमारा एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है, इसकी शुरुआत 2004 में होती है, और ये कहाँ से होती है? मंगोलिया से होती है। ठीक है, बात हमने कर ली इसकी। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखिए 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था दैट नीति आयोग हैज लॉन्च दिस पूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान विल बी कैरिड आउट फॉर 3 months फ्रॉम 4th of July to 30th September। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक हम क्या चला रहे हैं? नीति आयोग इम्प्लीमेंट कर रहा है संपूर्णता के। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? कि डेट क्या होगी? 4th of July to 30th
30 सितंबर तक इसको किया जाए कॉम्प्रिहेंसिवली। भारत के 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एज वेल एज 500 एस्पायरेशनल ब्लॉक्स, कुल 12 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनको ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को, संपूर्णता अभियान को इम्प्लीमेंट किया जा रहेगा बाय नीति आयोग। ठीक है, हमने बात की थी कि कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल हैं, फीमेल प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, कितनी परसेंटेज महिलाओं ने ICDS स्कीम के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लिया है, सोइल हेल्थ कार्ड कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ऑपरेशनल इलेक्ट्रिसिटी कितने सेकेंडरी लेवल स्कूल्स में हैं, और ऐसे कितने परसेंटेज स्कूल्स हैं जहाँ पर एडमिशन के 1 महीने में ही बच्चों को टेक्स्ट बुक दे दी जाती है। इस प्रकार के कुछ हमारे अलग अलग इंडिकेटर थे जिनके बिहार पर ही प्रोग्राम संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। तो यहाँ हमारी बात हुई थी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो हम आज बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पर। दो स्कीम्स हैं, दो प्लान है हमारी, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पायरेशनल ब्लॉक। ठीक है, so first one is aspirational district program. This program was launched by the honorable prime minister in January 2018 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। कि 112 ऐसे जिले हैं जो कि बहुत ही कम विकसित हैं, अल्प विकसित जिले हैं, जहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक अंक जो संकेतक हैं, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी खराब हैं, चाहे पॉवर्टी को लें, चाहे हेल्थ न्यूट्रिशन को लें, एजुकेशन को लें। उस तरह से 112 जिले आइडेंटिफाई किए गए और उन सभी के अंदर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम जनवरी 2018। हम बात कर रहे हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की। आकांक्षी जिले क्या होते हैं? आकांक्षी जिले वो जिले हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक संकेतकों पर काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है, काफ़ी उनके सामाजिक आर्थिक संकेतक हैं, उनका स्तर काफ़ी कम है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कम हो सकता है, एजुकेशन लेवल कम हो सकता है, न्यूट्रिशन कम हो सकता है। इस आधार पर 112 जिले आइडेंटिफाई किए। बेसिकली प्रोग्राम जो है किस तरह इंप्लीमेंट होता है? इट वर्क्स ऑन द कन्वर्जेंस, कि सेंटर और स्टेट की जो स्कीम्स चल रही हैं आपस में कन्वर्जेंट हो, उनको कन्वर्ज करें, जिससे क्या है कि दोनों में समानता रहेगी, क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनके, इजीली हम उनको अचीव कर पाएँ। सेकंड है कोलेबोरेशन, सहयोग करना, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, वो आपस में सहयोग करें और इसे इम्प्लीमेंट करने में सहायता प्रदान करें। साथ ही तीसरा है कंपटीशन। कंपटीशन कैसे होगा? द कंपटीशन विल बी बेस्ड ऑन द डेल्टा रैंकिंग रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन अ मंथली बेसिस। नीति आयोग क्या करेगा? मंथली बेसिस पर प्रति माह एक डेल्टा रैंकिंग जारी करेगा, जिसके आधार पर अलग अलग जिलों में कंपटीशन होगा और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किसी एक ज़िले की, वो दूसरा जिला उसे अपनाएगा और इसमें अपना स्कोर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? what is the objective of aspirational program? It focuses on the strength of each district. हर जिले की कोई ना कोई खूबी होती है, हो सकता है कुछ मिनरल्स हों, कोई इंडस्ट्री हो, उसे फोकस करना। ठीक है, कहीं एजुकेशन लेवल अच्छा हो सकता है, कहीं हेल्थ अच्छी हो सकती है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग इजीली अचीवेबल टारगेट्स, तो जो हमारे ऐसे टारगेट्स जिसको हम आसानी से अचीव कर सकें, उनको आइडेंटिफाई करना। साथ ही हर ज़िले की मंथली बेसिस पर प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। उस ज़िले में क्या ऐसे टारगेट्स हैं, जैसे हो सकता है कि एजुकेशन का लेवल उतना ख़राब नहीं है, बट थोड़ा जो एवरेज है, हमारा नेशनल एवरेज है, उससे भी कम है, स्टैंडर्ड से कम है, तो वहाँ ज़्यादा एफर्ट किए जाएँ। ठीक है, इस प्रकार से। सेकेंड है, districts are encouraged to first catch up
विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्टेट, कि इन जिलों को ऐसा इस प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा कि अपने राज्य के जो शीर्षतम जिले हैं, जहाँ अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, उस तरह के स्टैंडर्ड को अचीव करें। उसके बाद भारत के जो अन्य जिले हैं उनसे कॉम्पीट करें, उन जैसा बनने का प्रयास करें, साथ ही उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, लर्निंग फ्रॉम दी अदर्स। और जिलों के द्वारा प्रकार के नवाचार किए गए उनको अडॉप्ट करना, साथ ही थ्रू दी कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कॉम्पीट करना है। दैट इफ अ डिस्ट्रिक्ट टॉप दिस लिस्ट, देन द लर्निंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अडॉप्टेड बाय दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। किसी एक जिले में अगर कुछ नवाचार किया गया है इस प्रकार के प्रयास में, उसको और जिले भी अडॉप्ट करें। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजन्स। सरकार ये प्रयास कर रही है कि आम जनता के जीवन स्तर है उसको बढ़ाने का काम किया जाए। उसका कैसे होगा वो? विद सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। इस थीम के साथ सरकार प्रयास कर रही है इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए। वो कैसे मिलेगी? बाय सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये सरकार प्रयास कर रही है। अब ये रैंकिंग जारी की जाती है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड 5 ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक थीम। 5 प्रकार की जो सामाजिक आर्थिक डायमेंशन है पर बेस्ड है, साथ ही 49 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर। तो जो 5 हमने सोशो इकोनॉमिक थीम्स देखी कौन कौन सी? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें क्या ध्यान रखना है? 49 इंडिकेटर्स हैं, 5 सोशो इकोनॉमिक थीम्स पर आधारित ये एक इंडेक्स है। जो रैंकिंग है वो जारी करता है नीति आयोग मंथली बेसिस पर। ठीक है, हम बात करते हैं एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की तर्ज पर ही आधारित है, और ये बजट इसका अनाउंसमेंट हुआ था बजट 2022-23 कि बजट 2022-2023 के बजट में की घोषणा की गई थी, और ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा बाय दी, हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं ABP, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव द कवरेज ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज 500 ब्लॉक ऑफ द, जो आवश्यक सरकारी सेवाएं हैं उनको भारत के 500 ब्लॉक्स में प्रोवाइड करना। ये किसका एजेंडा है? एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का। इसमें भी जो है 5 की एरियाज हैं जहाँ पर पूरा फोकस किया जाएगा। जैसे हमने पढ़े कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में अलग अलग वेटेज दिया गया है 5 एरियाज़ को, वैसे ही यहाँ पर भी है हेल्थ न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, सोशल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कुल 5 की एरियाज़ हैं, यहाँ पर फोकस होगा आधारभूत संरचना का निर्माण करना, हेल्थ में, एजुकेशन में, इनमें सहयोग करना। प्रोग्राम की स्ट्रेटजी क्या होगी इम्प्लीमेंट करने की? वही सेम स्ट्रेटजी होगी जिस प्रकार से आकांक्षी जिला कार्यक्रम में थी, एस्पायरेशनल प्रोग्राम में थी। फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, कोलैबोरेशन ऑफ द नीति आयोग, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन। नीति आयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय, जिला प्रशासन और ब्लॉक स्तर के लोग जो स्तर का प्रशासन है उसमें समन्वय होगा और इस तरह के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और कंपटीशन होगा बिटवीन दी ब्लॉक्स, जो कई सारे ब्लॉक्स होंगे उनमें भी कंपटीशन किया जाएगा, हेल्दी कंपटीशन, जिससे कि एक ब्लॉक के द्वारा कुछ अचीवमेंट किया जाता है वो किसी और के लिए नई सीख हो। नेक्स्ट वन इज कि नोडल अधिकारी कौन होंगे? ब्लॉक लेवल के ऑफिशियल्स होंगे, दे विल बी अपॉइंटेड एज दी लीडर्स ऑफ, उन्हें कहा जाएगा बदलाव के रूप में माना जाएगा कि उन्हें ये इस प्रोग्राम को ढंग से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, दे विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
ब्लॉक ऑफिशियल्स को अपने राज्य और जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंडर में रहते हुए ही गाइडेंस में ही इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। हम बात करते हैं कि इंडेक्स इसके रैंकिंग की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा आप। दिसंबर 2023 में एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की फर्स्ट रैंकिंग जारी की गई थी, डेल्टा रैंकिंग, जिसमें तेलंगाना का तिरियानी ब्लॉक वो फर्स्ट रैंक पे था, तिरियानी ब्लॉक। यूपी का कौशाम्बी ब्लॉक है वो सेकंड रैंक पे था। The Tiryani block of Telangana got secured the first rank, as well as the Koshambi block of UP has secured the second rank in the Delta ranking, the first Delta ranking of the aspirational block program released by the Niti Aayog in the December 2023. ठीक है, हमने दो प्रोग्राम की बात की है। फर्स्ट वन इज ADP एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, फर्स्ट सेकेंड वन इज एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, दैट इज ABP। सिंपल डिफरेंस हम देख सकते हैं। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2018, 2018 में से लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है 2023। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 112। कितने ब्लॉक्स हैं? 500। ओके, ये मेजर डिफरेंस है इसमें दोनों स्कीम्स, दोनों प्रोग्राम में, सॉरी। आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आई होप कि आपको जो सेशन है समझ में आया होगा, और अगले दिन अगली क्लास में हम कुछ नया टॉपिक, नए करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड लक टू ऑल।